नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन एग्जाम नोट्स में मैं राम रजनीश स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 के तहत की गई है। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यों में होता है और उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। हमने यहाँ उच्च न्यायालय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों का हम अवलोकन करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो किससे दिए जाते हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, राज्य की समेकित निधि से। संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित अर्थात समेकित निधि से दिए जाते हैं। प्रश्न 2, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 तब 60 वर्ष थी। यह उम्र सीमा अब बढ़ा दी गई और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित कर दिया गया। 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के विचाराधीन है। प्रश्न 3, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 है। प्रश्न 4, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी अधिकार। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा संबंधी रीटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रीटों को निकाल सकता है। प्रश्न 5, किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा और अब गैर कानूनी तलाक कर दिया गया है। प्रश्न 6, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किसी एक का क्षेत्राधिकार है तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कोलकाता। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है जिसकी सर्किट बेंच
पोर्ट ब्लेयर में है। वर्तमान में 6 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों पर है, जैसे मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। प्रश्न 7, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा तथा दमन व दीव तक है। प्रश्न 8, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, मणिपुर। मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि इम्फाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ है। प्रश्न 9, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल इसमें नहीं है। तो दिया गया ऑप्शन बी सही है, 3। संघ राज्य क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो केवल 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं, जिनमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय शामिल हैं। प्रश्न 10, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय की 2, कोलकाता व पोर्ट ब्लेयर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 3, जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर। मुंबई उच्च न्यायालय की 4, मुंबई, नागपुर, पणजी एवं औरंगाबाद तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 7, गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल, इम्फाल, शिलांग, ईटानगर एवं अगरतला पीठें हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अतः इस हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऋण जारी करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न 12, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी हैं। ध्यान हो कि संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का भी है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू नहीं की जाती है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन भी कहते हैं। प्रतिषेध रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित करने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है
तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। प्रश्न 16, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के समक्ष है, उसका प्रकार क्या था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, स्वत्वाधिकार मुकदमा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। प्रश्न 17, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अधिकरण न्यायाधीश। अनुच्छेद 236 क के अंतर्गत जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश। प्रश्न 18, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। प्रश्न 19, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो कौन है? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। प्रश्न 20, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो कितने दिन रखा जा सकता है? यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 3 माह तक। भारत में निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। प्रश्न 21, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्याग पत्र दिया? तो यहाँ दिए गए न्यायमूर्तियों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर फंड का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश होने का यह पहला मामला है। यही प्रस्ताव पुनः लोकसभा में 5 एवं 6 सितंबर 2011 को पेश किया गया, किंतु इससे पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रश्न 22, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 1966। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। प्रश्न 23, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ कहाँ है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, इम्फाल। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ इम्फाल में है। प्रश्न 24, पंजाब उच्च न्यायालय का बंटवारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कब किया गया?
तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है 1966 में। प्रश्न 25, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो अधीन होता है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रीटों की अधिकारिता में आता है। प्रश्न 26, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, राज्य की संचित निधि से। अनुच्छेद 112(3) घ के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। प्रश्न 27, मेघालय राज्य किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। मेघालय राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न 28, मूल अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 226। मूल अधिकारिता की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। प्रश्न 29, परमादेश का क्या अर्थ है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, हम आदेश देते हैं। परमादेश अर्थात मैंडमस का आशय है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधि ज्ञात करने वाला सम्माननीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्य एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, आपने संपूर्ण वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं जिनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको मिलते रहें। आज का पहला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रश्न 2, वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, जिन्हें अच्छे से पढ़ के और तैयारी करके आप हमें जरूर बताएं। और आपके लिए हम निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराते हैं। आप अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखें और अपनी तैयारी करते रहें। शीघ्र ही हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।